नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और आज दिन है रविवार का। रविवार के दिन गए हफ्ते की बड़ी खबर का विश्लेषण करते हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक गलियारों में, खबरों की दुनिया में पिछले हफ्ते, बेशक मीडिया, गोदी मीडिया किसी को भी कहे, मेरे हिसाब से पिछले एक हफ्ते में खबरों का सिकंदर वही रहा जो संसद के अंदर भी सिकंदर साबित हुआ, जिसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने सदन के अंदर, सदन के बाहर, सब जगह खबरों की महफिल लूटी। सबसे बड़ा जो न्यूज पर्सन ऑफ द वीक मेरे हिसाब से वो राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी ने सदन के अंदर जिस तरह से सरकार को घेरा, जिस तरह से रक्षा मंत्री के बयान से एक धागा, एक जो है ना सिरा निकाल के पूरा आधे घंटे 33 मिनट में तीरों की बौछार कर दी। और जो चैलेंज राहुल गांधी ने किया, प्रधानमंत्री उसके आसपास भी नहीं बैठ गए। लेकिन सदन के बाहर भी राहुल गांधी पूरे हफ्ते खबरों में रहे, सुर्खियों में रहे। लेकिन इस पूरे हफ्ते की, अगर मैं राहुल गांधी के इस एक हफ्ते की जो कार्यकलाप है उसका अगर मैं निष्कर्ष निकालूं तो दो चीजें मुझे बिल्कुल साफ दिखती हैं। एक तो राहुल गांधी ने अब प्रधानमंत्री हो या सरकार से जुड़े संस्थान हो, डायरेक्ट चैलेंज करना शुरू किया है। राहुल गांधी अब सीधा चैलेंज कर रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे, सीधा चैलेंज। सदन के अंदर प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हैं कि अगर दम है, अगर मेरी दादी का आधा भी दम है, 50% भी दम है, तो ट्रंप को झूठा कहकर दिखाइए। प्रधानमंत्री भग लिए। सदन के बाहर चैलेंज करते हैं राहुल गांधी चुनाव आयोग को कि मैं आपकी जमीन हिला दूंगा और वक्त आने पर रिटायर हुए लोगों को भी हिसाब देने आना पड़ेगा। फिर अपने फंक्शन में जो कांग्रेस का लॉ कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें चैलेंज करते हैं कि आग से खेलता रहा हूं और खेलता रहूंगा। ये जो चैलेंज करने वाले राहुल गांधी इस एक हफ्ते में दिखे हैं, डायरेक्ट चैलेंज में। और हाँ, वो तो भूल ही गए हम जब उन्होंने कहा कि ट्रंप की डेड इकोनॉमी वाले बयान का उन्होंने समर्थन किया। ये अलग बात है कि कांग्रेस में अलग थलग अकेले दिखे राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी ने छाती ठोक के कहा कि मैं मानता हूं डेड इकोनॉमी, मैं तो कब से कह रहा हूं। अब धीरे धीरे जो तो सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, वो तो आज भी वैसे ही बच के, डर के साइड में रहते हैं, लेकिन जो उसके बाद की लीडरशिप है वो राहुल गांधी के साथ इस बयान पे भी खड़ी हो गई है। अब इस एक हफ्ते में राहुल गांधी ने जिस तरह से हर जगह पर सरकार को घेरा है, हर जगह पर सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं, उसे देखते हुए मुझे कांग्रेस के अंदर एक नया जोश, नया जुनून नजर आ रहा है। जोश के साथ होश, ये बड़ा जरूरी था कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पिछले 11 साल से जो चीज मिस कर रही थी, जो कांग्रेस मिसिंग थी, जो कांग्रेस चाह रहे थे, उस मिसिंग कांग्रेस की थोड़ी झलकियां दिखने लगी हैं। पहले या तो कांग्रेस जोश में रहती थी या होश में, दोनों में से एक ही चीज होती थी। लेकिन अब जोश और होश दोनों का कॉम्बिनेशन लेके कांग्रेस आई है। आप खुद मुझे जरा अपने दिमाग पे जोर डालिए। जो प्रवक्ता या जो सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग लीडर है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो पार्टी के अंदर बड़े पदों पे बैठे हैं या सीनियर लीडर है, कब आपने देखा था कि किसी ने राहुल गांधी को ये कहा या राहुल गांधी के बारे में ये कहा कि 2029 में मोदी को राहुल गांधी हराएंगे और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? याद आता है कुछ? मुझे तो याद नहीं आता, मुझे एक नेता याद नहीं आता। हाँ, इतना जरूर कहते नजर आते थे कि भाई अब ये सरकार जाएगी, लोग 29 में जो है वो हिसाब करेंगे, सरकार बदलेगी, ये कहते थे। लेकिन 29 में मोदी को हराकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मैंने नहीं सुना था। लेकिन इस एक हफ्ते में कांग्रेस के सीनियर लोग अब खुल के ये कहने लगे हैं कि 29 में मोदी को हराकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना कांग्रेस का लक्ष्य है। ये खुल के वो बोलने लगे हैं जिनके पास सच में ये करने का मादा है। All have to look at, have a proper agenda. In 2029, you should see that Rahul Gandhi will be the Prime Minister of this country. This is what your commitment should be.
show me a leader, show me a family which has compromised, which has sacrificed their life, which has sacrificed of power. That day, I think you all might be watching Srimati Sonia Gandhi, Abdul Kalam, the President of India. Two leaders said that she can't become the Prime Minister, we will shave her head. इस मंच से मैं संघ परिवार को राहुल गांधी जी के तरफ से एक बयान देना चाहता हूं। आप लोग नहीं हटा सकते मोदी जी को। मोदी जी को हटाने वाले राहुल गांधी है। आने वाले चुनाव में जो संघ परिवार ने नहीं कर सका, अटल जी ने जो नहीं कर सका, जिस दिन अटल जी चाहा था मोदी जी को हटाने के लिए मुख्यमंत्री कुर्सी से, आज मोहन भगवत जी ने कोशिश कर रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से हटाने के लिए। इन लोगों से नहीं होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी के वक्त मिस्टर निशिकांत दुबे जी ने बाहर आके ये कह दिया, बिना मोदी बीजेपी को 150 सीट से ज्यादा मिलने वाले नहीं है। निशिकांत दुबे जी याद रखो, आपके डायरी में लिख के रखो, मोदी जी के खिलाफ राहुल भैया ने आने वाले चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको 150 से एक सीट भी ज्यादा नहीं आने देंगे। अब डीके शिव कुमार कर्नाटक जैसा राज्य जीतते हैं और कांग्रेस के ट्रबल शूटर हैं। सबसे बड़े हनुमान कांग्रेस में डीके शिव कुमार है। रेवंत रेड्डी वो नेता है जिसने पूरी कांग्रेस को दिखाया कि अगर चाहो तो कांग्रेस क्या नहीं कर सकती। 6 महीने में तीसरे नंबर पे रहने वाली पार्टी को सीधा सत्ता में बिठा दिया। ये रेवंत रेड्डी ने दिखाया है। दोनों दक्षिण से आते हैं, दोनों कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये अलग बात है कि दिल्ली में जो बैठे हैं उन्हें आज भी यही लगता है कि नहीं, हम विपक्ष में ठीक है, मोदी जी की चाटुकारिता करते रहिए और राहुल गांधी का जहां अपना फायदा दिखे वहां समर्थन करो, जहां खुद सेफ दिखे वहां समर्थन करो, वरना थोड़ा सा साइड से कट लो। लेकिन ये कटने वालों की संख्या धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, कटते जा रहे हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी ने पार्टी के अंदर भी, जैसे बाहर सीधा ऐलान कर दिया, पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी ने सीधा ऐलान कर दिया कि अब बस बहुत हो लिया, जिसको जो तकलीफ है तो जाइए। राहुल गांधी ने अंदर, पार्टी के अंदर अपनी टीम के लोगों को मौके देने शुरू कर दिए। सदन में आप जिन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर पे बोला, उनमें कई नाम ऐसे हैं जिनको देखकर हैरानी हुई कि इन्हें क्यों बोलने का मौका दिया गया, सीनियर लोगों को नहीं दिया गया। लेकिन जब समझो तो दिखता है कि राहुल गांधी वो लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। उस लॉ कॉन्क्लेव में भी ऐसे नेता बोलते हुए नजर आए जो मेरी उम्मीद से थोड़ा सा अलग थे। मैं आपको 2 नाम सीधा सीधा बता देता हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी, एक अपना वो शिंदे जी की बेटी, क्या नाम है उनका, प्रणीति शिंदे शायद उनका नाम है, मैं भूल गया, माफ़ कीजिएगा, वेरी सॉरी, मेरा नाम को लेके थोड़ा सा गड़बड़ है। दोनों सदन में भी ऑपरेशन सिंदूर पे बोले, लॉ कॉन्क्लेव में भी बोले, और ऐसी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। तो राहुल गांधी ने इन्हें आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये मैसेज, वो जो संघ के सपोर्टर या संघ को समर्थन करने वाला या संघ के क्या कहें आप, सिंपैथाइजर जो पार्टी के अंदर बैठे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है धीरे धीरे वो मार्जिनाइज हो रहे हैं। इसलिए आप हैरान होंगे सुन के, या आप खुद अंदाजा लगाइए, टीएनटी, पिछले हफ्ते एक नाम चला था टीएनटी, तिवारी एंड थरूर, शशि थरूर और तिवारी, दोनों को सदन में कहा ऑपरेशन सिंदूर पे बोलने का मौका कांग्रेस ने नहीं दिया, जबकि दोनों बहुत अच्छे वक्ता है। अपना गम, अपना दुखड़ा मनीष तिवारी ने तो ट्विटर पे निकाल दिया, जब कहा कि भारत का वासी हूं, भारत की बात सुनाता हूं, ये लिख के अपना गुबार निकाल लिया। शशि थरूर ने उस दिन तो कुछ नहीं बोला, बाद में गौरव गोगोई ने ये सबके सामने बात रखी कि शशि थरूर को पार्टी ने कहा था आप बोलेंगे, लेकिन पार्टी लाइन फॉलो करनी पड़ेगी। तो शशि थरूर ने खुद मना किया, क्योंकि शशि थरूर जानते थे वो मोदी जी की बुराई नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे बोलने से मना कर दिया। और लेकिन इशारे ऐसे दे रहे थे कि जैसे बहुत नाराजगी है। लेकिन
अब ये जरा दोनों के अब की बातें सुनिए। शशि थरूर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की डेड इकोनॉमी की बात का मैं काट नहीं सकता, मेरे नेता हैं। और मनीष तिवारी लॉयर कॉन्क्लेव में, लीगल कॉन्क्लेव में मोदी सरकार की बुराई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान को इन्होंने तोड़ मरोड़ के रख दिया या कोशिश की। इनको मालूम हो गया टीएनटी को कि नहीं, उधर के ना रहेंगे ना इधर के रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस छोड़ते हैं तो इस्तीफा देना पड़ेगा और दोबारा जीतने का चांस ना के बराबर है। अभी 1 साल हुआ है एमपी बने हुए, और अगर नहीं छोड़ते हैं तो कांग्रेस हमें निकालेगी नहीं। कांग्रेस तो ऐसे ही तड़पाएगी भाई साहब। अब तो कांग्रेस ने परवाह करना छोड़ दिया है। इसलिए टीएनटी भी फिलहाल ही सही, लेकिन राहुल गांधी के पीछे लाइन में नजर आ रहे हैं खड़े हुए, और ऐसे बहुत सारे हैं जो सब धीरे धीरे लाइन में नजर आएंगे। क्योंकि जिस दम से, जिस जोश से, जिस कॉन्फिडेंस से राहुल गांधी अपनी बातें रख रहे हैं, पार्टी में सिंपैथाइजर्स, आरएसएस सिंपैथाइजर्स को भी इसलिए माननी पड़ रही क्योंकि पार्टी के बाहर सहयोगी पार्टियां भी राहुल गांधी की बातों से सहमत हो रही हैं। राहुल गांधी जी इस मामले में बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हैं, उनकी टीम काम कर रही है, हमारी भी उनसे बातचीत होती है। लगभग 100 सीट पर घोटाला किया, पैसा हो, वोट चोरी हो, चुनाव आयोग इस पूरी षड्यंत्र का एक हिस्सेदार है। चुनाव आयोग, अगर ये 100 सीट पर घोटाला नहीं होता तो आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। महाराष्ट्र में विधानसभा में यही हो गया और हरियाणा में भी यही हो गया और बिहार में यही करने जा रहे हैं। इसलिए हम सब राहुल जी के नेतृत्व में हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम बिहार में ये वोट चोरी नहीं होने देंगे। और राहुल गांधी ने तो बार बार कहते कि मेरे पास एविडेंस है, मुझे पूरा विश्वास है राहुल जी के पास एविडेंस होते हैं और बिना एविडेंस राहुल जी कभी बात नहीं करते। ये संजय राउत ने बता दिया कि किस तरह से राहुल गांधी बिना हल्की बात, बिना सोचे समझे नहीं कर रहे हैं जब चुनाव आयोग को चैलेंज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। अरुण जेटली पे उन्होंने बात कही तो मुझे समझ में नहीं आता। वो कहता ना, जो कई बार बोल चुका हूं कि बुरे वक्त में ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अब उन्होंने अरुण जेटली का नाम लिया कि अरुण जेटली ने मुझे धमकाया था, तो बीजेपी को बड़ी खलबली मच गई और पूरे उतर गए कि जी राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, इसका सबूत तो मैंने भी कल दिखा दिया कि भाई उनके घर के रजिस्टर्ड में भी एंट्री है अरुण जेटली का आना, और अखबार की कटिंग में भी था कि वो अखबार के हेडलाइंस में था कि वो मिले थे राहुल गांधी से। और बहुत से नेता कहने लगे कि ये शोभा नहीं देता, इस देश की संस्कृति नहीं है कि जो इस दुनिया में इंसान नहीं है उसके बारे में जिक्र किया जाए। यार मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि बीजेपी में ये बिल्कुल खाली कर दिया जाता है लोगों का क्या। ये बात लिखने से पहले सोचा तो होगा ही उन्होंने कि अभी 2 दिन पहले हमारे खुद के प्रधानमंत्री ने 14 बार तो नेहरू का नाम लिया संसद में, 23 बार कांग्रेस का नाम लिया। बीजेपी के हर नेता की हर बयान की शुरुआत भी गांधी नेहरू परिवार से होती है और आखिर में खत्म भी गांधी नेहरू परिवार पे होता है, नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक। तो मुझे ये बताइए कि नेहरू क्या जिंदा हैं? लोगों ने ये सवाल पूछे। क्या इंदिरा गांधी जिंदा है? क्या राजीव गांधी जिंदा है? क्या मनमोहन सिंह जिंदा है? जब आपके नेता सदन तक में इन्हीं के बारे में पूरा भाषण इन्हीं के आसपास घूमते हैं, तब ये याद नहीं आता कि भारत की संस्कृति क्या है। ये तो मैं खुद कई बार बोल चुका हूं कि भाई सरकार को, प्रधानमंत्री को इतना तो सोचना चाहिए। चले एक आध बार बोल दिया, हर भाषण में ऐसे लोगों पे ही आप गुनते हो जो डिफेंड करने के लिए नहीं है। लेकिन वहां संस्कृति बीजेपी को याद नहीं आती। तब याद आई जब अरुण जेटली पर राहुल गांधी ने कहा। अब किरण रिजिजू तो लगातार इस पे कह रहे हैं, और किरण रिजिजू को क्या क्या लोगों ने नहीं सुनाया जवाब में। किसी ने तो उनकी चिट्ठी, उनकी खबर भी डाल दी जब उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था, और कहा है किरण रिजिजू को कि घबराइए मत, जैसे ही शासन बदलेगा, जैसे ही सत्ता बदलेगी तो किरण रिजिजू कांग्रेस में आने वालों की लाइन में सबसे आगे की कतार में खड़े होंगे। तो ये है दरअसल, ये चीजें, कॉन्फिडेंस तब आता ना कार्यकर्ताओं में
जब नेता कॉन्फिडेंस देता है। ये कांग्रेस, जो मैंने कहा ना, कांग्रेस जो मिसिंग कांग्रेस थी वो यही थी कि एक तो खुल के बोलो कि मेरा नेता प्रधानमंत्री बनेगा, मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा इसको, ये नहीं बोलते थे, अब बोलने लगी है। और दूसरा, ईंट का जवाब पत्थर से, सिर्फ आईटी सेल नहीं, सिर्फ आईटी सेल या प्रवक्ताओं का काम नहीं है, अब तो कार्यकर्ता और सपोर्टर भी खुल के जवाब देने लगे हैं और जिस भाषा में सवाल पूछा जाता है उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री ने कल वाराणसी में कहा, स्वदेशी उसकी बात की कि लोगों से अपील करी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें अपनाइए जो इस देश में बनती हैं। तो लोगों ने ये लिस्ट सामने रख दी। अब मुझे नहीं मालूम ये लिस्ट सच्ची है या झूठी, क्योंकि प्रधानमंत्री के चीज़ों का पता लगाने का मेरे पास तो कोई सोच नहीं, लेकिन लोगों ने ये लिस्ट रख दी कि देखिए खुद प्रधानमंत्री क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, किस किस देश की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और दूसरों को कहते हैं कि जो है आप स्वदेशी अपनाइए। प्रधानमंत्री के बारे में उनकी गाड़ी से लेके पेन तक, चश्मे से लेके उनके सूट तक, हर चीज़ का लोगों ने हिसाब किताब रख दिया सामने, क्योंकि लोगों के पास भी तो आजकल कम थोड़ी ना है चीज़ें। देखिए आपकी स्क्रीन पे, जैसे अब मुझे नहीं मालूम, जैसे मैंने पहले कहा कि ये सच है या झूठ है, इसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कार BMW जर्मनी की और रेंज रोवर है, सूट जॉर्जियो अरमानी का इटली का है, शूज जूते जो है नीथ कोल के अमेरिकन है, आईफोन फोन है उनके पास जो अमेरिकन है, घड़ी रॉजर डूबियस, मुझे तो नाम भी लेना नहीं आता, इटालियन है, और जो चश्मा है वो कूपर विजन का है जो खुद अमेरिका का है, लेकिन स्पीच देते हैं मेड इन इंडिया की या मेक इन इंडिया की। तो ये इस तरह का पूरा हिसाब बराबर होने लगा है। तो ये फर्क इसलिए दिखा कि नेता अब सीधा भिड़ने को तैयार है, यानी अपने सेना का नेतृत्व खुद कर रहा है, सेनापति की पोजीशन में आ चुका है कि मैं लीड करूंगा, तुम मेरे साथ आओ। सब उसी का एक कमाल है ये कि जो गायब हुई कांग्रेस दिखने लगी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।